हेलो बच्चों, तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का आज है पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होती है, कितने टाइप की होती है और कैसे टाइट्रेशन या स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में स्टडी की। ठीक, पार्ट सेकंड में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना है सिर्फ उतना ही पढ़ाया जाएगा, एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है। ठीक, एसिड बेस टाइट्रेशन में बेसिकली देखो क्या टाइट्रेशन असेंबली ऐसे होती है ना। ब्यूरेट हो गई आपकी, कोनिकल फ्लास्क हो गया, स्टैंड हो गया, है ना। तो इस तरह से अब एसिड बेस का चाहे ऊपर एसिड रख लो, नीचे बेस रख लो, या ऊपर बेस रख लो, नीचे एसिड रख लो, जिसका आपको क्या है निकालना है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक, या जिसकी क्वांटिटी आपको ऑब्जर्व करनी है, उस हिसाब से हम लोग इसको निकाल लेते हैं। जहां पे बात आती है एसिड और बेस की, तो एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हाँ, क्यों? क्योंकि एसिड क्या करेगा, एसिड में अगर आप बेस को मिलाओगे तो क्या करेगा, एसिड के पीएच को बढ़ाएगा। सीधी सी बात समझो भाई, ये पीएच है, मान लिया 0 से लेके 14 तक, इधर क्या है हाई एसिड, हाईली एसिडिक, और इधर क्या है हाईली बेसिक। अब मान लिया हमने यहां पे एसिड ले रखा है, इसमें हम मिला रहे हैं बेस, तो ग्राफ किधर को जाएगा, एसिड से बेस की तरफ को जाएगा। ये जो एसिड है जब इसमें बेस मिलाओगे तो क्या होगा, इसका ग्राफ ऊपर, यानी इसका जो पीएच है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हम बेस मिला रहे हैं और बेस का पीएच कितना, 7 के ऊपर होता है। ठीक, तो तब तक जब तक कि ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हमको इसमें बेस मिलाते रहना है, और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी वही होगा इसका इक्विवेलेंस पॉइंट, मतलब अब रिएक्शन कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो गई है। इसी चीज की स्टडी हम लोग करेंगे किसमें, एसिड बेस टाइट्रेशन में। ठीक, ये कई तरीके के होंगे, कई तरीके के इन द सेंस, स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस के साथ, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, वीक बेस का वीक एसिड के साथ। ठीक, यानी 4 तरह के टाइट्रेशन और 4 तरह के न्यूट्रलाइजेशन कर्व के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे इसी वीडियो में। उसके पहले हमको देखना पड़ेगा एसिड और बेस की थ्योरी। देखो, इसके पहले जो आपका सिलेबस था उसमें क्या था, उसमें एसिड बेस का एक सेपरेट चैप्टर था जिसमें हम लोग कंप्लीट स्टडी एसिड बेस के बारे में, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, सब चीज, बफर के बारे में, हर चीज के बारे में डिटेल में स्टडी थी। अभी क्या एसिड बेस टॉपिक हटा दिया है, लेकिन एसिड बेस टाइट्रेशन डाल दिया है। जब हमको एसिड या बेस के बारे में नहीं पता होगा तो हम टाइट्रेशन की स्टडी नहीं कर सकते। मतलब एसिड बेस टाइट्रेशन के पहले हमको एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, इसके बारे में ब्रीफ स्टडी करना है। बहुत डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि आपके सिलेबस में डिटेल में है नहीं, राइट। तो पहले थोड़ा सा समझते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। मैंने पहले बताया कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। आप बेस को एसिड में मिलाओ या एसिड को बेस में मिलाओ, दोनों केस में क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा। ये एक दूसरे के असर को कम करेंगे। पहले एसिड में क्या करो, आप मान लिया कोई चीज आप डालते हो तो मेल्ट हो जाएगी, ठीक, या पिघल जाएगी, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। उसी में आप क्या करो, बेस मिलाना शुरू करो। बेस मिलाना शुरू करो तब तक कि जब तक एसिड के असर एकदम खत्म ना हो जाए। उसके बाद आप उंगली क्या हाथ डाल दो अपना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। मतलब ये एक दूसरे के एक्शन को न्यूट्रलाइज करते हैं, एक दूसरे का एंटागोनिस्ट की तरह काम करते हैं, राइट। तो टाइट्रेशन में एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जैसे NaOH की रिएक्शन अगर HCl के साथ कराई जाए तो क्या बनता है, कभी भी अगर एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी तो उसमें एक सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। यानी NaOH की रिएक्शन HCl से कराया तो क्या बन गया, NaCl और वाटर बाहर चला गया। ठीक, दिस टाइट्रेशन इन्वॉल्व्स द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमेशा, ऑलवेज, जाहिर सी बात, जब एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के दुश्मन है, तो एक दूसरे की ताकत को कम करेंगे।
जाहिर सी बात है एक दूसरे की ताकत को कम किया जाएगा बिटवीन एसिड बेस फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर। ठीक, अब इतनी बात हो गई ब्रीफ। ठीक, अब हम बात करते हैं किसकी, एसिड और बेस थ्योरीज की। तो पहले 3 थ्योरीज आई थी, उन थ्योरी के बारे में हम लोग बात करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले 1887 में आर्हेनियस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट कॉन्सेप्चुअल थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन दिया था। क्या दिया था? फर्स्ट कॉन्सेप्चुअल थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन दिया था। इसमें इन्होंने बताया था कि एसिड क्या होता है। एसिड वो सब्सटेंस होता है जो पानी में अगर डिसॉल्व कर दिया जाए तो H+ आयन देता है। क्या होता है? सब्सटेंस दैट डिसोसिएट टू गिव हाइड्रोजन आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, अगर पानी में कोई भी सब्सटेंस डिसॉल्व कर दिया जाए तो वो क्या देता है? H+ आयन, दैट इज एसिड। मतलब जैसे HCl एसिड कैसे हुआ? क्योंकि इसको जब आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो ये H+ और Cl- में ब्रेक हो जाता है। इसने दिया H+, और थ्योरी क्या बोलती है? जो H+ देते हैं वो एसिड है, इसीलिए एसिड HCl क्या है? दैट इज एसिड। अब बेस के बारे में इन्होंने क्या कहा? कोई भी सब्सटेंस जब पानी में डिसॉल्व किया जाए, थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन है ना, आयोनाइज होने के बाद H+Cl दिए, बेस में सेम चीज, कोई भी सब्सटेंस जब पानी में डिसॉल्व किया जाए तो वो OH आयन देता है। मींस जब पानी में डिसॉल्व होगा तो आयोनाइज होगा, जब आयोनाइज होके क्या देता है? OH आयन। तो NaOH बेस क्यों है? क्योंकि ऐसा हमारी थ्योरी बोलती है। हम बाद में उसको pH मीटर पे टेस्ट कर ले, लिटमस पे टेस्ट कर ले, वो अलग बात है, बट हमारी थ्योरी क्या बोलती है? हमारी थ्योरी बोलती है कि पानी में डिसॉल्व करके अगर कोई भी सब्सटेंस OH आयन देता है दैट इज बेस। ठीक, अब ये 1887 की बात थी, बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, जिस चीज के बारे में किसी को पता नहीं था, कोई भी थ्योरी धीरे धीरे करके जैसे जैसे एडवांसमेंट होता गया ये थ्योरी ऑब्सोलीट होती गई। क्यों? क्योंकि इसमें कंडीशन थी कि आपको सब्सटेंस को क्या करना है? पानी में डिसॉल्व करना है। ठीक, यानी सॉल्वेंट चाहिए, H+ चाहिए। तो कुछ लिमिटेशंस आई, ओनली टू एक्वस सॉल्यूशन। ये क्या है? स्पेशली किसके लिए था? जो सब्सटेंस पानी में डिसॉल्व हो जाएं। बहुत सारे सब्सटेंस हैं जो पानी में नहीं डिसॉल्व होते हैं। दूसरा, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड बेस इन अब्सेंस ऑफ वाटर या इन अब्सेंट ऑफ सॉल्वेंट कुड नॉट बी एक्सप्लेन। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, यानी या H+ या OH आयन एसिड या बेस की थ्योरी, वहां पे इनकी फेल हो जाती है जहां पे सॉल्वेंट नहीं होता। मींस इनको सॉल्वेंट चाहिए। दूसरा, बहुत सारे ऐसे एसिड या बेस हैं जो H+ आयन या OH नहीं देते। जैसे बेसिक नेचर, अमोनिया कैसा होता है? बेसिक होता है, लेकिन इसने OH आयन तो दिया नहीं, आप डिसॉल्व कर लो पानी में फिर भी नहीं देगा। सोडियम कार्बोनेट कैसा है? बेसिक है, लेकिन OH आयन नहीं देता है, आप डिसॉल्व करो पानी में उसके बाद भी नहीं देगा। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो OH आयन नहीं देते हैं उनके बारे में इन्होंने कोई बात नहीं कही थी। लेकिन 1887 में ये बहुत बड़ी बात थी जो इन्होंने कहा, ये अपने आप में बहुत था। लोगों को एक लाइन मिल गई, फिर उस पर उन्होंने रिसर्च की, फिर जो है लोगों ने क्या, कोई आदमी एक काम करता है तो लोग उसी में रिसर्च करके फिर नए नए क्लॉज निकल आते हैं। ठीक, अब जैसे एसिडिक नेचर की बात हुई, CO2 और सल्फर डाइऑक्साइड कैसा है? एसिडिक है, लेकिन ये क्या है? डिसॉल्व होके क्या H+ देता है? नहीं देता। तो ऐसी जगह पे इनकी थ्योरी फेल हो गई। ठीक, दूसरी थ्योरी आती है ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। ये प्रोटॉन ट्रांसफर थ्योरी थी। क्या थी? इन्होंने थोड़ा और एडवांस काम किया, प्रोटॉन ट्रांसफर। यहां पे H+ आयन डोनर और एक्सेप्टर का कॉन्सेप्ट था। यहां पे क्या था? ट्रांसफर की बात। ठीक, तो एसिड क्या होता है? एनी सब्सटेंस, चाहे वो मॉलिक्यूल हो चाहे वो आयनिक सब्सटेंस हो, विच हैज टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन टू एनी अदर सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जो किसी के साथ किसी दूसरे सब्सटेंस को प्रोटॉन देते हैं, प्रोटॉन डोनर। देखो कुछ हद तक बात वही है,
प्रोटॉन डोनर, यहां पे H+ आयन जो देता है, प्रोटॉन डोनर क्या है? प्रोटॉन डोनर एसिड होता है। जैसे HCl ने प्रोटॉन दिया, एसिटिक एसिड ने प्रोटॉन दिया, इट मींस ये एसिड हो गए। बेस की बात अगर करें तो बेस कौन? जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे। यहां OH आयन की बात नहीं हो रही, सिर्फ प्रोटॉन की बात हो रही। इन्होंने सिर्फ प्रोटॉन ट्रांसफर थ्योरी की बात की थी। जो प्रोटॉन को दे दे वो एसिड है, और जो प्रोटॉन को ले ले वो बेस है। एनी सब्सटेंस विच हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम किसी भी सब्सटेंस, एनी अदर सब्सटेंस, दैट इज क्या होता है? बेस। बेस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर। OH क्या है? OH बेसिक नेचर है। क्यों? क्योंकि ये H+ को एक्सेप्ट कर रहा है। NH3 बेसिक है। इन्होंने NH3 बेसिक ऐसा नहीं बताया था, इन्होंने बताया NH3 बेसिक है क्योंकि वो H+ आयन को एक्सेप्ट करता है, और प्रोटॉन एक्सेप्टर या H+ आयन एक्सेप्टर क्या होता है? दैट इज बेस। बट कुछ लिमिटेशन इनकी भी थी। ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस थे, इन्होंने क्या किया है? सिर्फ प्रोटिक सब्सटेंस, यानी जिनके पास प्रोटॉन है। ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो नॉन प्रोटिक होती हैं। तो नॉन प्रोटिक रिएक्शन के बारे में इन्होंने क्या है? किसी तरह का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। इन्हीं के बाद आती है एक और थ्योरी, लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस कॉन्सेप्ट के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड पे ब्रीफ में देखेंगे। डायरेक्ट पहुंच जाएंगे एसिड बेस टाइट्रेशन के टाइप्स के बारे में। जो लुईस एसिड की थ्योरी थी वो आई थी 1923 में। 1887 में आर्हेनियस ने दी थी। उसके बाद अपग्रेडेशन होते होते मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी जो थी वो लुईस एसिड की थी, लुईस एसिड बेस्ड थ्योरी। इन्होंने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन पेयर के ट्रांसफर पे इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, और बताया था कि अगर कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, देखो अभी तक क्या था, याद रखो एक चीज़, हमेशा लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा एसिड कौन सा बेस एक्सेप्ट करेगा। या आर्हेनियस की थ्योरी और ब्रॉन्स्टेड लोरी की थ्योरी में प्रोटॉन डोनर H+ आयन देने वाला अभी तक क्या था? सिर्फ जो डोनर था वो एसिड था। लुईस एसिड में ठीक उल्टा है, जो डोनर होगा वो बेस होगा, और जो एक्सेप्टर होगा वो क्या होता है? एसिड होता है। जबकि आर्हेनियस और ब्रॉन्स्टेड लोरी में क्या था? जो डोनर था वो एसिड था, और जो एक्सेप्टर था वो क्या था? बेस था। राइट। तो यहां पे जस्ट उल्टा है, ये सिर्फ याद करने के लिए, इससे ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है। तो एसिड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर यानी जो गरीब हो, जिसके पास कमी हो, जिसको ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत होती है, दैट इज क्या होता है? एसिड। जो डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होता है वो क्या होता है? दैट इज बेस। अगर इस बेस पे बात की जाए तो ब्रॉन्स्टेड बेस जो होते हैं वो क्या हैं? लुईस बेस। ब्रॉन्स्टेड बेस कौन से थे? जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते थे। प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन था? बेस। और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर भी क्या है? बेस है। यानी कि सभी के सभी ब्रॉन्स्टेड बेस लुईस बेस हो सकते हैं, लेकिन सभी के सभी लुईस बेस ब्रॉन्स्टेड बेस नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लुईस बेस ऐसे आएंगे जहां पे प्रोटॉन का जिक्र ही नहीं होगा, जहां प्रोटॉन का जिक्र नहीं, और प्रोटॉन का जिक्र अगर नहीं है तो आर्हेनियस और ब्रॉन्स्टेड लोरी की थ्योरी फेल हो जाती हैं। तो बात की जाए अगर इसकी, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर क्लियर करो कि जो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर को वो क्या है? एसिड है। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर इस पेयर में है, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर क्या है? बेस है। ऑल कंपाउंड्स और आयन कंटेनिंग अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, जिनके पास अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, जिनके पास अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड हो गए, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हो गए, एक्सेप्शन हर जगह है, ठीक। मतलब अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जिनके पास है वो क्या है? लुईस बेस। जिनके पास है वही तो दे सकता है, जिसकी जेब में पैसा ज़्यादा है वही तो पैसा दे सकता है दूसरे को, ठीक। तो जिसके पास अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वही क्या होगा? डोनर होगा इलेक्ट्रॉन पेयर का। जो इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनर है दैट इज बेस, ठीक।
बहुत पहले से 9th क्लास से क्या 6th क्लास से एसिड बेस की थ्योरी पढ़ते आ रहे हो, इसीलिए बहुत ब्रीफ, बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं दिए। नहीं तो जब एसिड बेस थ्योरी, जब पूरा चैप्टर होता है न, तो ढेर सारे एग्जांपल दे के समझाया जाता है। यहाँ पे जितनी नीड है, जितना आपको एग्जाम में लिखना है उतना ही। और मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी बुक का एक वर्ड लिखने की जरूरत नहीं, जितना बोर्ड पे लिख दिया है बस 480 पिक्सल पे उसको देखो, समझ में आ जाएगा। अब जैसे हाइड्रोक्सिल आयन है, OH आयन, इसके पास क्या है, अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक। फिर अमोनिया क्या है, NH3, इसके पास क्या है, अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अमाइंस क्या है, NH2, क्या है, अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ईथर क्या है, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। एल्कोहल, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, ROH क्या है, अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो जिनके पास अनशेयर्ड पेयर हैं वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे वो क्या होंगे, बेस, राइट। फिर बात वही आती है कि ब्रॉन्स्टेड बेस, लुईस बेस होते हैं, लेकिन सारे के सारे लुईस बेस ब्रॉन्स्टेड बेस नहीं होते। जैसे BF3 और NH3 की अगर रिएक्शन कराई जाए तो BF3 क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है वो क्या होता है, एसिड। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड NH3, अमोनिया के पास होता है अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, इन दोनों से क्या करता है, शेयरिंग कर लेता है, डोनेट कर देता है बॉन्ड बनाने के लिए। किसको, BF3 को। तो BF3 ने एक्सेप्ट किया, BF3 ने कुछ दिया नहीं, BF3 के पास है ही नहीं, जब है नहीं तो देगा नहीं। तो BF3 ने सिर्फ क्या किया, लिया इससे, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। और जब एक्सेप्टर है तो BF3 क्या बन गया, बेस, सॉरी, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर क्या होता है, एसिड, ठीक। और अमोनिया क्या है, इसके पास अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, यानी ये डोनर है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, यानी कि ये क्या बन गया, दैट इज डोनर क्या होता है, बेस, राइट। अब जैसे BF3 एसिड है, ना आर्हेनियस थ्योरी, कहीं प्रोटॉन है ही नहीं, ना आर्हेनियस थ्योरी फिट हो रही, ना ब्रॉन्स्टेड लोरी की फिट हो रही। फिट कौन सी हो रही है, लुईस बेस की, राइट। अब ये अमोनिया है, अमोनिया है, यहाँ पे आर्हेनियस थ्योरी फेल हो जाती है, लेकिन ब्रॉन्स्टेड लोरी क्या है, ब्रॉन्स्टेड लोरी की थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड लोरी की थ्योरी क्या है, एक्सेप्ट हो रही है। इसीलिए हमने कहा ऑल लुईस बेस, ऑल ब्रॉन्स्टेड बेस, ये ब्रॉन्स्टेड बेस है, प्रोटॉन पेयर एक्सेप्टर है, प्रोटॉन पेयर एक्सेप्टर है अमोनिया। इसके पहले एग्जांपल बताया था, ठीक, कि प्रोटॉन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक, एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए प्रोटॉन को अगर एक्सेप्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, बेस। तो इसीलिए हमने क्या कहा, ब्रॉन्स्टेड बेस जितने भी हैं सारे के सारे लुईस बेस हैं, लेकिन सारे के सारे लुईस बेस ब्रॉन्स्टेड बेस नहीं है, राइट। तो एक दो बार देखोगे, समझोगे, समझ में आ जाएगा। ये था थोड़ा सा एग्जाम्पल अबाउट क्या, एसिड बेस थ्योरी, क्योंकि जब तक एसिड बेस थ्योरी के बारे में नहीं पता होगा तब तक आप एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में जानकारी नहीं ले सकते। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन की, कितने तरीके के होते हैं। अब जितने तरीके के एसिड बेस के कॉम्बिनेशन बना सकते हो, भाई जाहिर सी बात है, एक एसिड है और एक बेस है। एसिड दो तरह का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग और एक होता है वीक। बेस भी दो तरह का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग और एक होता है वीक, ठीक। तो ये चार कॉम्बिनेशन हैं, इन चार कॉम्बिनेशन को मिलाओ, चार कॉम्बिनेशन को मिलाओ, एक बार ऐसे मिला लिया, एक बार ऐसे मिला लिया, ठीक। मीन्स इसकी रिएक्शन एक बार इससे कराओ, एक बार इससे कराओ, ठीक। फिर इसकी रिएक्शन एक बार इससे कराओ, एक बार इससे करा लो, बन गए चार कॉम्बिनेशन। तो वही चार तरह के एसिड बेस टाइप के टाइट्रेशन होंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, HCl फिर स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड का एक बार स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, एक बार वीक बेस के साथ। फिर वीक एसिड का एक बार स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, वीक एसिड का एक बार वीक बेस के साथ। एग्जाम्पल्स क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl होता है, वीक बेस NH3 होता है। वीक एसिड एसिटिक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इतना ध्यान रखना।
अमोनिया आपका वीक बेस हो गया, और एसिटिक एसिड आपका, या इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड कुछ भी बोलो, आपका वीक एसिड है। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन। अब हम देखेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में और एसिड बेस टाइट्रेशन के न्यूट्रलाइजेशन कर्व के बारे में। इतना पढ़ने के बाद हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन खत्म हो जाएगा, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। इसीलिए मैंने कहा देखो एसिड बेस टाइट्रेशन थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए इसके 3 वीडियो बन रहे हैं, ठीक। बाकी जितने टाइप के टाइट्रेशन है एक एक वीडियो में खत्म हो जाएगा। टाइट्रेशन पार्ट इसीलिए मैं खत्म छू नहीं रहा था वॉल्यूमेट्रिक वाला, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, बहुत ब्रीफ करके पढ़ा रहा हूँ, फिर भी जितना आपको ज़रूरत है 1-2 बार वीडियो देख लोगे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके, बाय।